everyone. So my name is Vidisha Singh. I'm your educator. So हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ की सोशल साइंस जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब हमें पढ़ना था सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया. ठीक है, एंड हम इसमें ये भी देखेंगे कि सोशलिज्म की ये जो आइडियोलॉजी थी, ये जो धारणा थी, समाजवाद की ये जो धारणा थी, ये आने के बाद आफ्टर ये जब आ गई, इसके बाद ये कैसे ये धारणा लोगों को रशियन रिवोल्यूशन कराती है, कैसे किंग का जो रूल रशिया में था वो खत्म होके किंग कौन से जार निकोलस टू ये थे किंग जिनका रूल खत्म होता है और फिर आती है गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट कैसे बनी और लोगों ने सोशलिज्म को कैसे अपनाया और लोगों की क्या इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकली क्या हो रहा था वहाँ पे, पॉलिटिकली सोसाइटी में क्या हो रहा था और कैसे लोगों ने इंस्पिरेशन ली दूसरों से और कैसे ये सोशलिज्म एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बना फॉर ऑल द वर्ल्ड. ये चैप्टर जो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है डेफिनेटली, बट हम इसको अगर एक बार सुन लेते हैं, एक बार अच्छे से किसी के द्वारा सुन लेते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है. आप इसको 2-3 बार रीड करते हो, 2-3 बार आप सुन लेते हो ना, तो फिर आप इसको जब रीड करते हो एनसीईआरटी तो फिर आपको ये इजी लगेगा. मुझे भी फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगा था, बट जब मैंने इसे कई बार पढ़ा, कई बार मैंने इसको रीड किया, कई बार चीज, तो फिर ये मुझे समझ में आई गया. तो एनीथिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट कंज्यूम इट. आप उसको समझ नहीं सकते हो, तो आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए. एंड ये जो चैप्टर है ये क्लास नाइन्थ में ही क्यों है, ये हाँ नाइन्थ में थोड़ा बिट डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसको डिफिकल्ट सोचोगे तो आपको डिफिकल्ट ही लगेगा. तो आपको ये सोचना है कि इसको मैं कितनी बार इसको रीड करूँ, कितनी बार इस चैप्टर के अंदर जाऊं, देन यू विल अंडरस्टैंड. मोस्टली क्या करते हैं इन स्टूडेंट लाइफ नाइन्थ में बच्चे कि इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का ओवरऑल वेटेज 6 to 7 मार्क्स का होता है या फिर उससे भी कम हो सकता है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है. तो लोग नहीं, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बट आई डोंट फील लाइक आपको उसको स्किप करना चाहिए. आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, वो भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नथिंग इज दैट डिफिकल्ट दैट यू नीड टू स्किप. और ये नाइन्थ का ये जो चैप्टर है, ये 9th-10th की जो सोशल साइंस है, वो डेफिनेटली कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा आती है. तो आप जितनी जल्दी इसको जान लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा. एंड मैं ये सोचती थी पहले कि ये नाइन्थ में क्यों पढ़ाया जाता है, कि लाइक इतना वर्ल्ड हिस्ट्री नाइन्थ में क्यों है. वर्ल्ड हिस्ट्री नाइन्थ में इसलिए दी गई है बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा है. रीज़न ये है कि वेट, तो मैं कह रही थी कि हम इसको नाइन्थ में क्यों पढ़ते हैं. इसको नाइन्थ में इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज हमने 6, 7, 8 में इंडिया में क्या हो रहा था वो हमने जान लिया है. ठीक है, और नाइन्थ में हमें वर्ल्ड के बारे में इसलिए पता चलता है क्योंकि आफ्टर 10th हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते, मतलब सोशल साइंस सब नहीं पढ़ते. ठीक है, तो एक बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको पता चल जाए कि वर्ल्ड में क्या हो रहा था. हमने जब देख लिया है 7th में हमने देख लिया कि मुगल टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, मिडिवल पीरियड में क्या हो रहा था, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया तो उसमें क्या हो रहा था. तो उसके बाद इस टाइम पीरियड में जो मुगल एम्पायर चल रहा है, इसके कॉन्टैक्ट्स में वर्ल्ड में क्या हो रहा है. ठीक है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया पे कैप्चर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, जब चीज़ें हो रही हैं तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है. तो 9th-10th में हम ये जानते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है और वर्ल्ड की हिस्ट्री में क्या हो रहा है. ठीक है, जब हम 9th में इसको पढ़ते हैं, जनरली हमारी एज 14 to 15 ईयर्स की होती है. इस एज में हमारा माइंड इज फुल्ली डेवलप्ड, नॉट फुल्ली डेवलप्ड बट इतना डेवलप्ड है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ सकते हो, जान सकते हैं. इसलिए आप देखते हो क्लास 8 तक आपको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है, इन द सेंस बुक्स एंड कॉपीज में भी. ठीक है, 9th में देखोगे ऑल ऑफ द सडन चेंज आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े चीज़ें, कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और चीज़ें आ जाती हैं. इवन
तो वो आपको बच्चों की तरह टेक नहीं करेगा। तो लाइक सडन चेंज आता है नाइन्थ में, तो नाइन्थ में जो ये जो चेंज आता है उसको अगर आप थोड़ा सा सीरियस होके करो ना, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे एंड ओवरऑल आपका डेवलपमेंट, मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग बट हाँ आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी समझ अच्छी होगी। तो नाइन्थ टेंथ में हम ये चैप्टर इसलिए, नाइन्थ में स्पेशली हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए जानते हैं या जानना चाहिए हमें, क्योंकि आपको जो ये आपका माइंड है वो एक समझ पैदा कर ले कि सोसाइटी में चीज़ें जो चेंजेस हुए वो कैसे हुई हैं। और अगर आई नो कि ये दोबारा इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, बट इससे जो चेंज है वो हमेशा आपको कैसे एक चेंज आता है सोसाइटी में, वो आपको अडेप्ट कैसे लोग उसको अडेप्ट करते हैं और उसके साथ उसके कॉन्टैक्ट्स में चलने वाली चीज़ों जो हो रही हैं उसमें क्या होगा। लाइक सपोज अगर अभी कोविड आया, तो कोविड की वजह से अभी नहीं आया था बट हाँ जब कोविड आया था तब उसमें लोगों ने कैसे उसको अडेप्ट किया, कैसे उसकी साथ चीज़ें अपनी मैनेज की, कैसे उन्होंने चीज़ें हैंडल की, तो वो एक बड़ा चेंज ऑफ द चेंज आया था। ठीक है, फिर अब उसके बाद इससे बड़ा कुछ और आ सकता है इन फ्यूचर। तो इसलिए हम पीछे पास्ट में जाके हम इसलिए चीज़ें देखते हैं जैसे कि हम फ्यूचर में जो होने वाला है उसको हम समझ सके। जब हम अपने रूट्स अच्छे से जानते हैं तो हम फ्यूचर में भी अपनी चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, और हम थोड़ा सा अडेप्टेबल कन्वीनियंट रहेंगे। ठीक है, तो बाय सेइंग दैट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो ये हमारा चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन में हमने देखा ही था कि जो सोसाइटी थी वो थोड़ी क्या थी, लाइक कंजर्वेटिव टाइप की थी। लेट मी ओपन इट, या सो ये रहा यहाँ पे, just give me a little bit second. Yes, ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ सोशल चेंज। तो कैसे एक सोशल चेंज, कैसे सोसाइटी में सोशल चेंज आता है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी कैसे यूरोप में घूमती है। ठीक है, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें ये सिखाते हैं कैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, कैसे फ्रीडम होनी चाहिए। तो इसके लिए, फ्रीडम के लिए लोगों ने, इक्वालिटी एंड फ्रीडम के लिए उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था। और कोई एक छोटा रिवॉल्यूशन नहीं किया था, कई छोटे छोटे इवेंट्स मिल के फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बनाते हैं। उसको तो हमने डिटेल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जान लिया था। अब बात रही आती है जानने की इसके आगे क्या हुआ। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर। ठीक है, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें ये पता चला हाँ बड़ा चेंज आ सकता है, सडन चेंज आ सकता है, इक्वालिटी हो सकती है, लोगों के अंदर भाईचारा की भावना हो सकती है, लोग किंग के बारे, सिर्फ किंग को अंधाधुन उस पर विश्वास करे ये नहीं है। ठीक है, तो ये लोगों को पता चलता है। As you have read, before the 18th century, so that society was broadly divided into states order, and it was at aristocrats and the church which control economic and social power। ठीक है, हमने ये देखा था कि 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी हुआ करती थी, तो सोसाइटी किस 3 भाग में बटी रहती है, दैट इज फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, इसको देखते हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन होता है, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग होते हैं, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी होती है, थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, पीजेंट, लेबर, सर्विंग, पोर्ट, मर्चेंट, लॉयर्स, ऑफिशियल्स, ये सभी होते हैं। ठीक है, राइट, यस। ठीक है, सो अब ये जो इस थर्ड स्टेट था, ये थर्ड स्टेट का इन्हीं को सब टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो ये जो जिस तरह से ये डिवाइडेड है, ये हायरार्की, इसमें अब कुछ चेंजेस चाहिए थे, सोसाइटी में बदलाव चाहिए था, क्योंकि थर्ड स्टेट बहुत ही ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा प्रेरित लोगों में से था। बहुत इस पे मतलब लाइक बहुत पीरियड था, बहुत ही
बहुत ही सैड, बहुत ही पीड़ित लोग थे ये लोग, ठीक है। और इसमें बहुत ही मतलब ये बहुत ही लाइक जो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है ये सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, बर्थ राइट एंजॉय कर रहे हैं, प्रिविलेज सोसाइटी है ये, ठीक है। बट थर्ड स्टेट ये सारी प्रॉब्लम्स अब इन्हीं के पास थी, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमिक चेंजेस आना की जरूरत थी, तो रिवोल्यूशन आता है, ठीक है। तो इसमें तो जो रिवोल्यूशन होता है वो हमें क्या सिखाता है कि कैसे हमें सिखाता है कि कैसे एक सोसाइटी में फ्रीडम आ सकती है, कैसे इक्वालिटी आ सकती है। तो ये फ्रीडम एंड इक्वालिटी का जो आइडिया था ये लेके आता है एक ड्रामेटिक चेंज, एक बड़ा चेंज जो कि सोसाइटी में आता है, ठीक है। और फिर इसकी वजह से सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, ठीक है। और फिर जब सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो ये पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट में स्प्रेड होता है, ठीक है। इंडिया के भी जो लोग हैं वो जैसे राजाराम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये सब लोग भी क्या करते हैं, इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरे यूरोप और एशिया में क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। और ये हमें बताता है कि नए आइडियाज, जो न्यू आइडियाज हैं वो स्प्रेड होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, और जो बाकी इंडिविजुअल राइट्स थे जैसे राइट टू स्पीच एंड ऑल दैट, ठीक है। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय इससे इंस्पिरेशन लेते हैं, डिरोजियो इंस्पिरेशन लेते हैं। डिरोजियो ने एक स्टार्ट किया था यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं चैप्टर में कि वो क्या कहता है, ठीक है। एन ऑडिट was okay, so suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this in many parts of the world, including the Europe and Asia. New ideas about individual rights and who control the social power begin to discuss, ठीक है। तो पूरी सोसाइटी में इंडिविजुअल राइट के बारे में डिस्कशन होना, वर्ल्ड में इसका स्प्रेड होना, ठीक है, और इससे इंस्पिरेशन लेना, ये सब चल रहा था सोसाइटी में। इन इंडिया राजाराम मोहन रॉय डिरोजियो टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड मेनी अदर्स डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशन यूरोप, ठीक है। तो जो राजाराम मोहन रॉय डिरोजियो ये सब क्या करते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन और उसकी सीख, उससे जो चीज़ें निकली हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। और द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज एंड इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। तो ये जो कॉलोनीज थी ये क्या करती हैं, ये सोशल चेंज का जो आइडिया थी उसको चेंज करती है। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अब देखो हर सबको तो चेंज पसंद नहीं आता, लाइक स्पेशली अब किंग का रूल हटा रहे हो तो किंग को तो पसंद बिल्कुल नहीं आएगा, किंग के रिलेटिव्स को पसंद नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको फायदा हो रहा होगा उनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, ठीक है। जो पीड़ित इंसान होगा, जो सफर कर रहा होगा, उसी को चेंज चाहिए होगा। तो इसमें चेंज कौन कर रहा है, थर्ड स्टेट के लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो सबसे पीड़ित लोग थे, ठीक है। तो उनको तो ये सही लग रहा है, वो चीजें कर रहे हैं, इक्वालिटी। बट जिन्हें ये चीजें नहीं पसंद आ रही है वो कौन थे, कंजर्वेटिव लोग, ठीक है, जिन्हें ये चीजें नहीं अच्छी लग रही थी, ठीक है। रिस्पॉन्स इज वेरी फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज was necessary but wish for a gradual shift, ठीक है। लेकिन कुछ लोग थे इसमें कि जो कह रहे थे हाँ चेंज तो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं आएगा तो लोगों की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। इस तरह वेल्थ का जो सबसे अमीर लोग थे उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो इस तरह वेल्थ भी एक्लुमेट हो रही थी लोगों के, सिर्फ एक कुछ लोगों के हाथों में, ठीक है, सबके पास एक्लुमेट ही नहीं हो रही थी। सो इस एक ये वजह भी है, और एक वजह ये भी है कि तो जो जिनको लग रहा था कि हाँ चेंज आना चाहिए, ठीक है, और जो कुछ लोग थे जिन्हें लग रहा था चेंज नहीं आना चाहिए, उनको भी ये लग रहा था कि आफ्टर देखने के बाद कि हाँ फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, अगर इस तरह लोग पीड़ित रहेंगे, दर्द में रहेंगे, तो वो तो रिवॉल्यूशन करेंगे, वो तो ऐसे फाइट करेंगे, वो ऐसे रिवॉल्ट करेंगे, तो थोड़ा चेंज आना चाहिए। बट वो चेंज एकदम से नहीं आना चाहिए, सडन नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए। बट दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर द सोसाइटी रेडिकली, अब कुछ थे जो एकदम सोसाइटी को रेडिकली चेंज करना चाहते थे, ऑल ऑफ द सडन कि आज ही दंगा हो जाए, जो आज ही रिजल्ट निकल जाए, आज ही मैं तोड़ फोड़ कर दूं, आज ही गवर्नमेंट गिर जाए, आज ही मैं किंग को हटा दूं। मतलब ग्रेजुअली आना चाहिए, एकदम से आना चाहिए, जैसे कि रात में सोए सुबह हुई तो सुबह सारा चेंज हो जाना चाहिए। उसके लिए जो स्टेप, अगर मार्च करना है कहीं पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आने, तो वो एकदम तुरंत ला जाना चाहिए, तो ग्रेजुअली हो जाना चाहिए। तो ग्रेजुअली
के लिए कुछ लोग थे, कुछ कह रहे, जो एक थे कंजर्वेटिव जो कह रहे थे एकदम धीरे 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 आना चाहिए चेंज, इतनी जल्दी से आएंगे तो लोग अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। उनका अपना ही चल रहा था कि ग्रेजुअली धीरे से स्लोली और एकदम से चेंज कोई नहीं लाना चाहिए। कुछ थे जो कह रहे थे एकदम, जो कह रहे थे एकदम से आना चाहिए चेंज, वो थे रेडिकल पीपल, और जो कह रहे थे स्लो चेंज आना चाहिए वो थे कंजर्वेटिव। ठीक है, सम वर द कंजर्वेटिव, अदर वाज द रिबल्स एंड रेडिकल। देखो कुछ कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव से आपको पता चल रहा होगा इसका मतलब ये है कि आपने फैमिली में कभी अपने यूज किया होगा, फैमिली या फ्रेंड्स में आपने कभी यूज किया होगा ये वर्ड कि मेरी फैमिली तो बड़ी कंजर्वेटिव है, मुझे बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, मेरी फैमिली बड़ी ही रिबलर है, हम मुझे आराम से जाने देती है। तो कंजर्वेटिव लाइक पिछड़ा हुआ सोच में, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का, तो वो होता है कंजर्वेटिव। ठीक है, एंड लिबरल क्या, जो एकदम फ्री ऑफ एंड फ्रीडम जिसमें बहुत मिले, तो दैट इज लिबरल। ठीक है, व्हाट these terms really mean in the context of the time। अब इसका एग्जैक्ट में क्या मतलब है टाइम के उस कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको हम आगे जानेंगे। what separate these standard of politics and what link them together। ठीक है, we must remember the term do not mean the same thing in the context of all the time। ठीक है, देखो हर समय के कॉन्टेक्स्ट पे हर चीज का मतलब सेम नहीं हो सकता। लाइक सपोज जैसे पिछले पहले हम क्या कह सकते हैं, अभी हम जैसे कह रहे हैं कि लिबरल है कि मैं घर से बाहर जा पा रहा हूँ, तो दैट इज लिबरल। लेकिन हो सकता है आफ्टर फ्यू कुछ टाइम के बाद ये चीज क्या हो कि अरे नहीं, लिबरल होना तो ये है कि दूसरे शहर में जाना इज लिबरल। अपने शहर में तो सभी घूम जाते हैं, लेकिन दूसरे शहर में जाना अलाउ करना बच्चों को या फिर लोगों को, तो वो लिबरलिटी है। ठीक है, वो लिबरल है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, जो जैसे आज के पहले के टाइम पे जैसे कंजर्वेटिव ये हो सकता था कि कंजर्वेटिव कोई चीज है, तो वो चीज आज शायद कंजर्वेटिव ना हो, या पहले जो चीज कंजर्वेटिव नहीं थी वो अब पहले जो चीज कंजर्वेटिव थे अब वो कंजर्वेटिव ना हो। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम पे चल के चीजें, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम पे ही, मतलब टाइम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है जिसपे ये लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव कहलाता है। ठीक है, we will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and see how these influence the change। ठीक है, हम देखेंगे 19th century में कैसे ये इन्होंने चेंज लाया था। ठीक है, then we will focus on the historical event which will has the attempt to the radical transformation of society। पहले तो हम ये देखेंगे चैप्टर में कि कैसे पॉलिटिकल ट्रेडिशन 19th सेंचुरी में चेंज लेके आता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है चेंज को। फिर हम देखेंगे रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सोसाइटी में होता है। थ्रू द रिवोल्यूशन इन रशिया में जो रिवोल्यूशन होता है, कैसे किंग को हटाया जाता है, एंड चीज़ें होती हैं, और किंग को कैसे हटाया उन्होंने, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, and socialism become one of the most significant powerful idea to shape the society in 12th century। और ये जो सोशलिज्म है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सोसाइटी में कैसे सोशलिज्म जो है, समाजवाद, वो कैसे रशियन रिवोल्यूशन को, इस क्रांति को एज अ फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, ओके चलो, मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें से थोड़ा सा जान लेते हैं। राइट, ओके फाइन। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट यही है कि इंट्रोडक्शन बात यही है कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म ये एक समाजवाद, एक आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी कह सकते हैं, एक धारणा है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो धारणा है सोशलिज्म, ये लाइक जैसे होते हैं ना पेट्रियोटिक मतलब क्या होता है कि मतलब आप अपनी कंट्री के लिए बहुत ही पेट्रियोटिक है। लाइक आप उस क्या होगा, पेट्रियोटिज्म होगा कि लाइक आप अपनी एक वो है, एक धारणा है, एक आइडियोलॉजी है कि आप अपनी कंट्री के से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो सोशलिज्म भी यही है, ये एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, इसको हम जान सकते हैं रिसोर्सेज के तौर पे। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या सोर्स ऑफ इनकम के
के तौर पे। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, तो ये 3 वर्ड्स यूज़ होता है। सोशलिज्म जो होता है ये कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है? सोसाइटी कंट्रोल करती है, ठीक है। जो ये सोशलिज्म में जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो किसके पास होती है? सोसाइटी के हाथ में होती है। सोशलिज्म सोसाइटी से बना है सोशलिज्म, ठीक है। सोसाइटी के हाथ में क्या है? रिसोर्सेज है। सोसाइटी के हाथ में क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। सोसाइटी के हाथ में क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। रिसोर्सेज नेचुरल हो या मैनमेड हो, किसके हाथ में है? वो है हाथ में ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के हाथ में है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हम देखेंगे इन चैप्टर के आगे चैप्टर में जानेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है 1799 से लेके 1815 तक के बीच में होता है। 1815 में नेपोलियन का राज खत्म हो जाता है, देन ठीक है। फिर आता है सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म आता है 1980 में। तो ये 18 सोसाइटी में 1815 से लेके 1850 के बीच में, 15 से लेके 50 के बीच में क्या हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रशियन रिवॉल्यूशन में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सोसाइटी कहाँ से कहाँ तक देखी थी, 1799 से लेके 1815 के बीच में सोसाइटी में क्या हुआ वो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देख लिया। अब उसके आगे से 15 से लेके 50 तक, 1815 से लेके 1850 तक हम कहाँ देखेंगे? रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, सोशलिज्म के बारे में जानेंगे, और ये हम देखेंगे इस चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन कब होता है? 1917 में, ठीक है। इसमें पीपल रिवोल्ट कर देते हैं और मोनार्च जो होता है, रूल ऑफ किंग होता है, वो अबॉलिश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है कि किंग का रूल खत्म होता है, तो उसके पीछे का रीजन होता है सोशलिज्म, ठीक है। अगर हम टाइमलाइन से देखें तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। इसी टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है इंग्लैंड में, ठीक है। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास बन रही होती है, उसमें जो प्राइवेट ओनरशिप होती है वो सोसाइटी में, प्राइवेट ओनरशिप सोसाइटी में आ जाती है, ठीक है। उसमें 2 पार्ट में डिवाइड होती है, हैव एंड हैव नॉट। हैव नॉट होती है जो जिनके पास पैसा नहीं होता है, हैव क्या होती है? जिनके पास पैसा होता है, जो अपनी इंडस्ट्री लाइक अपनी कंपनी चला रहे होते हैं, जिसमें लोगों को वो हायर करके काम देते हैं। हैव नॉट वाले क्या होते हैं? हैव के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। 1915 में नेपोलियन की डिफीट हो जाती है, ठीक है। तो और फिर आइडियोलॉजी चेंज। आप देखो 1915 से लेके 50 के बीच में तीन तरह के लोग आएंगे, ठीक है। लिबरल, ठीक है, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। तो लिबरल कौन था, रेडिकल कौन था, कंजर्वेटिव ये हम आगे देखेंगे। अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया ही था कि कंजर्वेटिव जो पुरानी सोच वाले ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, ठीक है, जिनको स्लो चेंज चाहिए था। लिबरल कौन थे? जो फ्रीडम को सपोर्ट करते। रेडिकल वाले तो जिनको सडन चेंज है, आज का आज ही चेंज चाहिए था, वो थे, ठीक है। 1815 में 50 में क्या आता है? यूरोपियन सोसाइटी का चेंज होता है और यहाँ पे मोनार्च का रूल खत्म हो के किसका मोनार्च का रूल खत्म हो जाता है। तो यूरोपियन सोसाइटी का क्या होता है? यूरोपियन सोसाइटी का लाइक वो राइज करता है, ओके, ठीक है। हम देखेंगे, हमने ये सब देख ही लिया था कि जो हमने 18th सेंचुरी में सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, क्लरिकल, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी लोग थे, चर्च वाले लोग थे, ठीक है। सेकंड स्टेट में नोबेलिटी वाले लोग थे, थर्ड स्टेट में जो बाकी सब बच्चा थे वो थे। तो इसमें क्या हुआ था कि जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये सिखाया है कि अभी जो स्टेट सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए था, ठीक है। और सोशल डिवीजन खत्म होना चाहिए, जाति, ये भेदभाव जो जाति के नाम पे होता है और ये जो इनकम के नाम पे होता है, इक्वालिटी नहीं मिलती, इससे काम नहीं चलेगा। सोसाइटी में ये चेंज आना चाहिए, तो सोसाइटी में चेंज आता है, तो रिवॉल्यूशन होता है। तो ये था एज ऑफ सोशल चेंज। कैसे एक एज आती है सोसाइटी का चेंज करने के लिए, जिसमें सोशल चेंज, इकोनॉमिकली ये जो सोशल चेंज है वो होता है। इकोनॉमिकली उनका जो चेंज होता है कि अब धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे जो सोसाइटी डिवाइड होती है वो अब नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम और इक्वालिटी का आइडिया आता है। देन उसके बाद हमने देखा था जो न्यू आइडियाज थे, इंडिविजुअल राइट्स, वो ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्प्रेड होता है, स्पेशली इन यूरोप एंड
एशिया, इसमें जो इंडिया में से कौन कौन लोग थे जो इंस्पायर्ड हुए थे, राजा राम मोहन राय, डेरोजॉय, ठीक है, ये इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया था, ये जो इवेंट था, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि लोगों को अवेयरनेस मिलती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और सबको ये पता चलता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिल सकता है, सब इक्वालिटी ले सकते हैं, भाईचारा आ सकता है, समाजवाद लाइक यस स्वतंत्रता आ सकती है, तो ये सब पता चलता है, ठीक है। चेंज ऑफ द डायमेंशन इन सोसाइटी, सोसाइटी का डायमेंशन चेंज होता है, ठीक है। और ये जो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेट करता है सोसाइटी को, ठीक है। एंड लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि क्या होता है, जो स्टेटस कोटा है, स्टेटस कोटा, वो उस पर डिवाइड नहीं होगी सोसाइटी, बल्कि लोगों की काबिलियत पे डिवाइड होगी, ठीक है। सो बहुत टाइम लगता है लोगों की अपडेट डिवाइड होने पे, बट हाँ, स्टेटस के डिवाइड ये अब नहीं चलेगा, ठीक है। सोशल चेंज है, पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, लोग अब क्या करने लगे थे, जो पॉसिबिलिटी है चेंज की उसके बारे में डिस्कस करने लगे थे, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें क्या सिखाया था, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फर्टिनिटी, समानता, स्वतंत्रता एंड बंधुत्व, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फर्टिनिटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या सिखाया था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इक्वालिटी, फ्रीडम, फर्टिनिटी, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं थोड़ा सा चैप्टर पे, बट उसके पहले हम देख लेते हैं सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक धारणा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ सिस्टम or condition in which mean of production are owned and controlled by the masses, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की। सोशलिज्म क्या है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज है वो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। मीन्स एंड रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करता है, ओन्ड बाय द सोसाइटी। means of production, resources and means of production and sources of income are controlled by the society, तो ये क्या है, ये है हमारा सोशलिज्म, ठीक है। तो ओके, सो क्या आती है जो इंडस्ट्रीज है, लैंड एंड असेट्स है, प्रोडक्शन है, ये इंडस्ट्रीज वो किसको कंट्रोल करना चाहिए, सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहिए। लैंड देखो, इंडस्ट्रीज है तो इसमें मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होना चाहिए, लैंड, कैपिटल, लेबर, ठीक है। तो उससे से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ये अगर कंट्रोल बाय सोसाइटी होगी, तो सोसाइटी कंट्रोल है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सोसाइटी, तो वो सोशलिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल कंट्रोल करेगी तो वो सोशलिज्म नहीं कहलाता है। सोशलिज्म, और ये सोशलिज्म यही सिखाता है कि जो प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज है, इनकम है, वो किसको कंट्रोल करनी चाहिए, सोसाइटी को कंट्रोल करनी चाहिए। सोशलिज्म यही सिखाता है कि सोसाइटी को क्या कंट्रोल करना चाहिए, सोसाइटी को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज कंट्रोल करने चाहिए, और सोर्सेस ऑफ इनकम को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो यूरोपियन सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी, यूरोपियन सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी ऐसी थी कि वो क्या थी, स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। आफ्टर 18th सेंचुरी वो चीज खत्म होती है, स्टेट में नहीं डिवाइड रहती है, ठीक है। फिर डोमिनेंस ऑफ आर्टिस्ट अरिस्टोक्रेसी, डोमिनेंस ऑफ अरिस्टोक्रेसी का मतलब ये है कि जो चर्च लोग थे, जो नोबेलिटी लोग थे, उनका क्या होता था, उनका बहुत ही डोमिनेंस होता था, उनकी बहुत पावर में थे, वो लोगों को दबा के रखते थे, उनकी ही बल्ले बल्ले रहा करती थी, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट थी वो हमेशा सफर करती थी, दुखियारी सबसे ज्यादा रहती थी, ठीक है। तो रिच पीपल विद अ लॉट ऑफ लैंड, अरिस्टोक्रेसी कौन थे, वो जो अमीर लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड था, ठीक है। इकोनॉमी वाज कंट्रोल्ड बाय द चर्चेस, जो इकोनॉमी है वो चर्च कंट्रोल करती थी, और जो चर्च कह देना चाहे सही गलत, लोग एकदम उन्हीं पे विश्वास करते थे, तो जो इकोनॉमी है वो चर्च बाय कंट्रोल की जाती थी, ठीक है। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रेडिशन, कैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रेडिशन क्या था, रिवोल्यूशन इन रशिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी, कैसे रशिया का रिवोल्यूशन हुआ और उसका यूरोपियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रेडिशन क्या थे सोसाइटी के, ठीक है। सोशलिज्म एज अ पावर, सोशलिज्म एज अ पावर कैसे वो राइज हुआ, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा चैप्टर में देखते हैं।
ओके, लिबरल, रैडिकल एंड कंजर्वेटिव। लिबरल, रैडिकल एंड कंजर्वेटिव कौन थे इसके बारे में जानेंगे। लिबरल कौन थे? वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू द चेंज ऑफ सोसाइटी विद द लिबरल्स। लिबरल वांटेड नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। लिबरल कौन थे? वो लोग थे जो कि क्या करते थे, सारे रिलीजन को टॉलरेट करते थे। वी शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेट इन द फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। ठीक है, ब्रिटेन फेवर द चर्च और द इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो लिबरल थे वो क्या करते थे, वो ये कहते थे कि हमें ऐसे एकजुट होकर रहना चाहिए, हमें डिफरेंट रिलीजन को टॉलरेट करना चाहिए। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सब बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हिंदू सब मिलके रहते हैं। तो यही चीज़ है कि रिलीजन के नाम पे किसी को सेपरेट करके हटा के नहीं रख देना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, और हमें याद रखना चाहिए कि यूरोपियन सोसाइटी थी वो किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करती थी, ऑन दैट कैथोलिक चर्च एंड देन देयर वाज लाइक चर्च क्या था उस टाइम पीरियड में डिवाइड हो चुका था। एक था कैथोलिक चर्च और एक था ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स या फिर प्रोटेस्टेंट कहते थे उनको। ठीक है, तो वो उसको डिवाइड हो चुका था। तो उस मतलब ऐसे मतभेद रहता था। देखो, रिलीजन के नाम पे मतभेद रहता था, वो हर सोसाइटी में होता है। ठीक है, तो आप इसको अपनी सोसाइटी से भी कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ओके, सो रिबल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोलेबल पावर ऑफ डायनेस्टी रूल। और वो ये भी कहता था कि जो डायनेस्टी का रूल है वो नहीं होना चाहिए, राजा का बेटा ही राजा बने। ये कहाँ का बात है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो काबिल है तो बनना चाहिए, काबिल नहीं है तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, राजा का बेटा हमेशा राजा बनेगा, डायनेस्टी ही चलती आती थी। सो ये चीज खत्म होनी थी। ठीक है, तो वो ये कहते थे कि हमें ये डायनेस्टी रूल खत्म करना चाहिए। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल हमें सेफगार्ड करना चाहिए। वो कहते थे राइट ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए। ओके, ओके। तो रिबलर क्या कहते थे? रिबलर कहते थे कि जो हमारी लुक्ड फॉर द चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी में चेंज लाने की जरूरत है। वो क्या चाहते थे? एक सेकुलर नेशन चाहते थे। सेकुलर नेशन मतलब रिलीजन के नाम पे नहीं डिवाइडेड हो, एक साथ नेशन, एक साथ डिफरेंट रिलीजन एक सोसाइटी में रहें। ठीक है, अपोज द डायनेस्टिक रूल। अपोज डायनेस्टिक रूल हमने देखा था कि डायनेस्टिक रूल नहीं पसंद की, राजा का बेटा राजा बने, ये कहीं की बात है, रानी की बेटी रानी बने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर उसके हाथ में होना चाहिए जो इसके काबिल है, जो उसको रूल संभाल सके, उसको मिलना चाहिए। वांटेड अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज एंड वेल ट्रेन जुडिशरी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए थी और वेल ट्रेन जुडिशरी भी चाहिए थी। ठीक है, बट अगेंस्ट द वुमेन राइट टू वोट। ठीक है, वर अगेंस्ट गिविंग द वुमेन्स राइट टू वोट। रिबल्स तो बहुत फ्रीडम, मतलब ये सब फ्रीडम की बातें करते थे, लेकिन एक चीज उनमें बुराई थी। ये जो लास्ट पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट है, यही इसमें बुराई थी लिबरल्स में, कि वो क्या थे, वुमेन्स को वोट देने के लिए, वुमेन्स को राइट टू वोट देने के खिलाफ थे। वो कहते थे वुमेन्स को घर में रहना चाहिए, वो बाहर क्या करेंगी जाके, वो वोट क्या करेंगे, इसलिए उनको क्या वोट देने के लिए वो दे डोंट एग्री विथ कि उनको वोट मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। दे आर्ग्यू द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वो कहते थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्टेड टू लॉ इंटरप्रिटेड बाय द वेल ट्रेन जुडिशरी। एक क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट होना चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए दैट वाज इंडिपेंडेंट फॉर द रूल्स एंड ऑफिशियल। देखो, जुडिशरी क्या होनी चाहिए? वेल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही इंसान को दोनों जगह रख दिए। जैसे इंडिया में भी आप देखोगे कि सीबीआई अलग है, ठीक है, उसका काम अलग है, और गवर्नमेंट अलग है। गवर्नमेंट में जैसे बोल दीजिए प्राइम मिनिस्टर वो अलग है। ठीक है, तो दे डोंट इंटरफेयर इन ईच अदर वर्क्स। तो ऐसी होनी चाहिए कि जुडिशरी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऐसी हो कि कोई उनके काम में क्या इंटरफेयर ना करे। ठीक है, एंड दैट वाज इंडिपेंडेंट रूल ऑफ that independent of the rulers and officials. However, they were not democrats. वो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। जुडिशरी है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो हम सोचे डेमोक्रेट्स है। नहीं, वो डेमोक्रेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, ठीक है, दे दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? वो है राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, जो कि हर सिटीजन को, ठीक है, वो वोट कर सके। वो उस पर बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, दे फेल दैट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। क्या सोचते थे कि जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोट मिलना चाहिए, वही मतलब वोट कर सके। तो देखो, यही वही वाली बात आ गई है। ठीक है,
आप तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिर्फ प्रॉपर्टी मैन को ही आगे बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। आप बात कर रहे हो डायनेस्टी रूल नहीं होनी चाहिए, आप बात कर रहे हो इंडिविजुअल राइट्स की, आप बात कर रहे हो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, आप बात कर रहे हो जुडिशरी की, लेकिन क्या है, आप डेमोक्रेट्स नहीं है, क्योंकि आप तो वोटिंग राइट सिर्फ किसको देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी मैन को। यूनिवर्सल डिफरेंचाइज में विश्वास ही नहीं रखते हो, मैन सिर्फ वुमेन्स को आप वोट देना ही नहीं चाहते हो, वुमेन्स को आप मतलब वुमेन्स को वो कुछ नहीं समझते थे ओवरऑल, और इसलिए वो उनको क्या करते थे, उनको वोट देने की परमिशन या वोट देना नहीं चाहते थे कि वो वोट दे सके, ठीक है। इसके कॉन्टैक्ट्स में रेडिकल्स कौन थे, रेडिकल्स आर वांटेड अ नेशन व्हिच इज गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। वो ऐसा चाहते थे, वो चाहते थे कि ये ऐसी ऐसा नेशन हो, या फिर ऐसे उसमें क्या हो, जो कि जो गवर्नमेंट हो वो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, मेजॉरिटी से निकल के आए, ठीक है। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेट मूवमेंट, सफरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वोटिंग राइट। क्या करते थे, वुमेन सफरेट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, वो विश्वास करते थे कि वुमेन्स को भी क्या होना चाहिए, वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। अनलाइक अ रिबेल्स दे अपोज द प्रिविलेज, रिबेल की तरह ही वो क्या करते थे, प्रिविलेज को वो क्या कहते थे, राजा का बेटा राजा नहीं मिलना होना चाहिए, बर्थ राइट, इसको क्या, इसके खिलाफ थे। ऑफ द ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, ठीक है। फैक्ट्री ओनर्स भी एक वक्त पे बहुत अमीर हो गए थे, मतलब दे वर द वेरी रिच, और वो क्या हो रहे थे, कुछ पैसा दे के लेबर्स को काम कराते थे और अपना सारा प्रॉफिट अपने ही निभा सकते थे, ठीक है। तो वो इन प्रिविलेजेस पे बिलीव नहीं करते थे। दीज रेडिकल पीपल, दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ यू। देखो, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनको ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, कॉन्सेंट्रेट एक कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा हो जाए, इसके वो जरूर खिलाफ थे। वो कहते थे कि प्रॉपर्टी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि वो सबको मिले, प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो लोगों को मिल सके, सिर्फ प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में रह जाए, तो इसके वो खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जो पैसा है, जो पावर है, वो लोग सबको मिले, मतलब सबको कुछ ना कुछ मिले, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ पोर्शन ऑफ सोसाइटी, सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या हो, वो प्रॉस्परस हो जाए, प्रॉस्परस एंड प्रॉस्परस होता जाए, और उनको ही सारी प्रॉपर्टी मिलती जाए, उनको सारी सुविधा मिलती जाए, सारा, तो वो उसके खिलाफ थे। तो वो चाहते थे कि वो जो कुछ लोगों के हाथों में, वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हाथ में जो कंसंट्रेट हो जाता था, प्रॉपर्टी इकट्ठा हो जाती थी, उसके खिलाफ वो जरूर थे, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। रेडिकल, ओपन टू द चेंज इन द सोसाइटी, वो चेंज, सोसाइटी में जो चेंजेस आने वाले थे उसके लिए वो ओपन थे। अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ लैंड ओनर्स, जो लैंड ओनर्स थे उनके लिए प्रिविलेजेस के खिलाफ थे, बर्थ राइट एंड जो प्रिविलेजेस जो उनको मिलते थे तो उसके वो खिलाफ थे। वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी से चुना हुआ गवर्नमेंट चाहते थे वो, ठीक है। वो ये नहीं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से उठा के गवर्नमेंट को बना दो या किसी को पावर दे दो, ये नहीं चाहते थे, मेजॉरिटी से वो लेना चाहते थे, ठीक है। सपोर्टेड द वुमेन्स, वो वुमेन्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। वो सब ग्रेट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिबेलर्स एंड रेडिकल्स में क्या डिफरेंस है। रिबेलर्स क्या थे, वो डिफरेंट रिलीजन एक साथ रहे, वो उस पे बिलीव करते थे, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम्स जो थे वो दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब वो भी एक वक्त पे डिवाइड हो चुका था, जैसे कि सिया एंड सुन्नी, ठीक है। बुद्धिस्ट वो किस में डिवाइड हो गया था, हीनयान महायान, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैन भी किस में डिवाइड हो चुका था, दिगंबरम, दिगंबरम एंड श्वेतांबरम, ठीक है। क्रिश्चियन किसमें, जो क्रिश्चियनिटी है वो किसमें डिवाइडेड थी, वो रोमन कैथोलिक्स एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स या प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड थी। तो उनका कहना था कि जो जितने रिलीजन है सबको मिल बांट के रहना चाहिए, मतलब मिलके रहना चाहिए, ऐसे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसे मतभेद नहीं करना चाहिए, सबको मिल के रहना चाहिए। लाइक सपोज आज इंडिया में सब मिलके रह रहे हैं, एक ही कंट्री में सब रह रहे हैं, तो वैसे ही सबको शांति से पीसफुली रहना चाहिए, ठीक है। डायनेस्टी रूल खत्म होना चाहिए, पार्लियामेंट्री रूल होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट के बारे में बात करते थे। गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जुडिशरी होनी चाहिए कंट्री में, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए परफेक्ट, ठीक है। पावर है वो किसी एक के हाथ में कंसंट्रेट हो, सबके हाथ में हो, डिफरेंट ये बात करते थे कि मतलब कोई एक इंसान के पास
कई सारी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसके हाथ में सारी पावर नहीं देनी चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, रेडिकल्स क्या बात कर रहे थे, रेडिकल्स कह रहे थे वो गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो मेजोरिटी से बननी चाहिए। ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे थे सफरेट मूवमेंट को। ठीक है, नॉन प्रॉपर्टी को मेंस को भी सब सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या था, लिबरल्स वाले क्या कह रहे थे, वो प्रॉपर्टी मैन को ही वोटिंग राइट देना चाहते थे, दोनों को तो छोड़ देते थे, वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन को। लेकिन रेडिकल्स उन दोनों को वोट देना चाहते थे कि वुमेन्स भी वोट दे सके और नॉन प्रॉपर्टी लोग भी क्या कर सके, वोट दे सके। बस इस, लेकिन रेडिकल्स में नेगेटिव पॉइंट क्या था, उनका नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो चाहते थे, वो एक्सट्रीम चेंज चाहते थे, वो एकदम तुरंत चेंज चाहते थे। तो उनके अंदर मतलब थोड़ा सा गुस्सा, थोड़े एग्रेसिव कह सकते थे। ठीक है, तो वो उनके अंदर पेशेंस नहीं था। ठीक है, वो तुरंत चेंज चाहते थे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लिबरल में क्या नेगेटिव पॉइंट था, उसमें ये नेगेटिव पॉइंट था कि वो नॉन प्रॉपर्टी मैन एंड सफरेज मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे, वुमेन्स को वोट नहीं देना चाहते थे। दैट वाज नेगेटिव। ठीक है, ओके देन लिबरल्स, यस, और वो जेंडर इक्वालिटी में बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो पता चले, वो कह रहे हैं कि सारी रिलीजन को वो सपोर्ट कर, मतलब रिलीजन को कह रहे हैं डिफरेंट रिलीजन के लोग मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन जेंडर में इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है। भाई देखो, वुमेन्स को हटा दिया उन्होंने वोट करने से, मेन्स को ही वोट करने का कहा, तो नॉन प्रॉपर्टी मेन को भी वो वोट करने को नहीं कहते। तो ये नेगेटिव पॉइंट लिबरल्स का हो गया। ठीक है, ओके देन उसके बाद आता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वाज अपोज्ड रेडिकल एंड लिबरल्स। जो कंजर्वेटिव थे वो दोनों रेडिकल एंड लिबरल दोनों को क्या करते थे, अपोज करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन द कंजर्वेटिव हैव ओपन देयर माइंड्स टू द नीड ऑफ चेंज। ठीक है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव को समझ में आया, हाँ नेपोलियन ने नेपोलियन के बाद हमने समझा कि हाँ चेंज होना चाहिए। इस तरह अगर एक के हाथ में पावर रही तो फिर वो भी सही नहीं है। सोसाइटी में उन्होंने देखा कि क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया, वो सब पता चला। ठीक है, क्या उनकी सोच थी, क्या चीजें गलत है, तो उनको समझ में चेंज आना चाहिए। लेकिन बस एक कमी थी कि वो ये सोचते थे चेंज जो है वो स्लोली आना चाहिए, एकदम रेडिकली ना आए, और वो बहुत स्लो चाहते थे कि वो बहुत स्लोली चेंज है। ठीक है, इवन कंजर्वेटिव हैव ओपन देयर माइंड्स टू द फाइंड द नीड ऑफ चेंज। उन्होंने अपना माइंड खोला कि हाँ चेंज की जरूरत है। ठीक है, अर्ली इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज्ड द आइडिया ऑफ चेंज। लेकिन 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव क्या थे, वो एकदम अपोज करते कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए, राजा का रूल चल रहा है चलने दो, राजा का रूल है चलने दो, जो जैसा है ठीक है, जो जैसा चल रहा है बढ़िया है, मस्त है। लेकिन बाद में उनको समझ में कि नहीं, जब उन्होंने रोबेस्पियर को देखा, नेपोलियन को देखा, देन आफ्टर दैट उन्होंने समझा कि एक पावर जो है किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो उनको समझ में आया कि चेंज आना चाहिए, जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती है वैसे वैसे चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में। By the 19th century, they accepted that some changes were inevitable. उनको समझ में कुछ changes जो है inevitable है, मतलब वो आएंगे ही आएंगे, आप उसको accept नहीं भी करोगे तब भी वो आएंगे। तो इसलिए कि उसे accept कर लेना चाहिए, उसको हम भाग नहीं सकते, inevitable है। But believe that the past had to be respected and change had to be brought थ्रू अ स्लो प्रोसेस। उन्होंने कहा कि जो पास्ट है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, राजा का रूल है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए, जो पास्ट है उसको काफी रिस्पेक्ट इज्जत मिलनी चाहिए, और जो है कि जो चेंज आ रहा है उसको काफी स्लोली आना चाहिए, स्लो प्रोसेस से लाना चाहिए, धीरे धीरे लाना चाहिए, ग्रेजुअली लाना चाहिए। ठीक है, सच अ डिफरेंट idea about the social change clashed during the social and political turmoil of the followed by the French Revolution। तो ये जो सोशल चेंज की बात है, ये क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के से टर्मोइल से ये क्या करता है, मतभेद करता है। द वेरियस अटेम्प्ट ऑफ रिवॉल्यूशन एंड नेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प टू डिफाइन द बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी। ठीक है, जो तो फिर क्या होता है कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, ये जो लोग कह रहे थे, तो ये इसके बारे में लोगों ने सोचा, इसके बारे में लोगों ने विचार किया, एंड क्या हुआ, इससे क्या हुआ 19th सेंचुरी में, इससे क्या हुआ, डिफरेंट पॉलिटिकल टेंडेंसी पैदा हुई। ठीक है, ओके यस, अब यहाँ देख लेते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या कहते थे, कंजर्वेटिव कहते हैं कि जो चेंज आना चाहिए स्लो आना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा ओल्ड है, जो हमारा पास्ट है, वो ओल्ड इज गोल्ड है। ठीक है, ओल्ड इज ऑलवेज नीड टू बी रिस्पेक्टेड। ओल्ड जो हमारी चीजें हैं उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो चेंज है वो हमें धीरे से लाना चाहिए। दे आर नॉट ओपन टू द आइडिया ऑफ न्यू चेंज। कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब है पिछला, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो वो क्या है, वो चेंज के लिए
एक्सेप्ट नहीं थे, बट 19th सेंचुरी उनको समझ में आया कि चेंज होना चाहिए, वो इनोवेटेबल है, ठीक है। उन पर वो पहले क्या करते थे, इवन इन 19th सेंचुरी दे अपोज लिबरल एंड रेडिकल, ठीक है, बट दे उन्हें जब समझ में आया कि वो इनोवेटेबल है तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चेंज आना चाहिए, बट वो बहुत चेंज स्लोली एंड ग्रेजुअली आना चाहिए, ठीक है। और वो और ये जो लोग मेनली कौन थे, ये मोनार्च लोग ही थे। रिस्पेक्ट द ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम, वो कहते थे कि सारे ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स को हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी कवर करेंगे अबाउट या